नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं कैसे हैं आप? झकास? बिंदास? थैंक यू। देखिए, सिर्फ इस पूरे हिंदुस्तान में जो पिछले 33 इयर्स से मैंने अपनी जिंदगी को जिया है, पिछले 6 साल और 4 महीने से आरसीएम बिजनेस को जिया है। ये तो सिर्फ आरसीएम के ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वही रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर है जिनसे पूछा जाता है कैसे हैं आप, तो बोलते हैं झकास, बिंदास, मजा आ रहा है, फाइन। लेकिन इस हॉल के बाहर चले जाइए, किसी भी आदमी को अचानक रोककर बोलना, इस कोल्हापुर में नहीं, हिंदुस्तान के एक एक स्टेट के रहने वाले एक एक व्यक्ति से 98% आदमियों से पूछना कि क्या हाल चाल है, तो इसका सही जवाब उसके पास नहीं है। जब उसे कहा जाता है कि क्या हाल चाल है, तो वो सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता है, वो ही नहीं बोलता कि मजा आ रहा है। सुना आपने कभी? कोई नहीं बोलता मजा आ रहा है। ठीक है, चल रहा है, कोई कहता गुजर रहा है, कोई कहता कट रही है, कोई ये नहीं बोलता मजा आ रहा है ना? देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बोलता मजा आ रहा है, राष्ट्रपति भी बोलता नहीं मजा आ रहा है, सारे जितने भी मिनिस्टर हैं किसी ने भी नहीं बोला मजा आ रहा है, कलेक्टर भी नहीं बोलता मजा आ रहा है, एसपी भी बोलता नहीं है मजा आ रहा है, और चपरासी भी नहीं बोलता मजा आ रहा है, क्लर्क भी नहीं बोलता मजा आ रहा है, टीचर भी नहीं बोलता मजा आ रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड भी बोलता है मजा नहीं आ रहा, और इस हिंदुस्तान के किसानों को भी मजा नहीं आ रहा। लेकिन आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर से पूछते हैं क्या हाल चाल है? आप गौर नहीं कर रहे हैं इस बात पर, ऐसा क्यों है? किसी से भी पूछ ले, राह चलते हुए किसी भी आदमी से पूछ ले कि क्या हाल चाल है, वो सही जवाब नहीं देगा। और यहां पर भी जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप शकल देख लेना, वो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे। कितनी अजीबो गरीब बात है ना। सब आदमी लोगों को यह बताते हैं कि मैं जिस काम को कर रहा हूं वो संतुष्ट हूं, लेकिन अंदर ही अंदर जब भी वो अपना एक क्वेश्चन अपने ही जीवन से, अपने ही दिमाग से पूछता है कि क्या तुझे मजा आ रहा है, तो अंदर से जवाब आता नहीं बेटा, जिस काम के लिए तू पैदा हुआ वो काम तू नहीं कर रहा, चाहे तू भी डॉक्टर बन गया है। और तभी मिस्टर सतीश पंडित ने, नाम सुना कितने आदमी ने सतीश पंडित का? वेरी गुड। मिस्टर सतीश पंडित जो एक जनक, एक अवतार इस बिजनेस में हुए, उन्होंने जब टेक्निकल पर वो पहुंचे थे, वो मेरी ग्रेड डाउनलाइन में से एक थे, और जब वो टेक्निकल पर पहुंचे थे तो उन्होंने मुझे एक कविता लिखकर, शिमला के अंदर हमारी टेक्निकल अचीवर्स की मीट थी, उसके अंदर उन्होंने मुझे वो कविता गिफ्ट दी थी, और उस कविता का शीर्षक था आराम कर, और उसकी चौथी पंक्ति में उन्होंने लिखा था, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर, आराम कर। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर, आराम कर। कहने का मतलब क्या है? यानी हम बाहर लोगों को यह बता रहे हैं कि हम सुखी हैं, हम डॉक्टर हैं इसलिए सुखी हैं, हम टीचर हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इसलिए सुखी हैं, हम इंजीनियर, चार्टर्ड या कलेक्टर हैं इसलिए सुखी हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर इंसान जानता है कि जिस काम के लिए वो पैदा हुआ है वो काम वो नहीं कर रहा है। कोई भी आदमी किसी भी एक व्यक्ति में, किसी भी एक काम में संतुष्ट नहीं है। कलेक्टर भी संतुष्ट नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री भी संतुष्ट नहीं है, आम नागरिक भी संतुष्ट नहीं है, किसान भी संतुष्ट नहीं है, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड टीचर, कोई भी एक वर्ग ऐसा नहीं है जो संतुष्ट हो। और हर वर्ग को ऐसा लगता है कि सामने वाला आदमी मेरे से ठीक है। इंजीनियर ये कहता है कि डॉक्टर की जिंदगी अच्छी होती है, डॉक्टर ये कहता है कि टीचर की जिंदगी अच्छी होती है, टीचर ये कहता है कि नेता की जिंदगी अच्छी होती है, नेता कहता है कि कलेक्टर की जिंदगी अच्छी होती है, कलेक्टर कहता है कि प्रधानमंत्री की जिंदगी अच्छी होती है, लेकिन सभी जानते हैं कि मेरी जिंदगी तो अच्छी नहीं है। कितनी अजीबोगरीब बात है। क्योंकि संतुष्टि एक ऐसा शब्द है
जो एक इंसान को जब वो आम जीवन जीता है तो उसे किसी भी एक क्षेत्र में सारी संतुष्टि एक साथ नहीं मिलती। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कोल्हापुर का, माफ कीजिए, उसके पास पैसा है, पैसा तो उसके पास है। आज उसके पास 2 शोरूम है, वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता है या 4 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। लेकिन जब वो अपने काम को बढ़ाएगा, 2 से 4 शोरूम करेगा, तो पैसा कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? पैसा बढ़ जाएगा उसका। ज्यादा काम करेगा, पैसा उसके पास बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरी बात का जवाब देना, क्या पैसा बढ़ जाएगा तो टाइम भी उसके साथ बढ़ जाएगा? पैसा जो जो बढ़ता जाएगा, उसके टाइम की कमी उसको सताने लगेगी। वो और ज्यादा बिजी हो जाएगा जैसे जैसे उसके पास पैसा आता जाएगा। माफ कीजिए, इस कोल्हापुर के रिक्शे वाले के पास टाइम तो बहुत है, पैसा नहीं। यहां के बिजनेसमैन के बाद पैसा तो बहुत है, लेकिन टाइम नहीं। और सिक्योरिटी का तो लेना ही देना नहीं, दूर दूर तक नहीं। कोल्हापुर में उसका शोरूम है, जिस दिन कोल्हापुर में कर्फ्यू लगता है उसका शोरूम नहीं चलता। यस और नो? जिस चीज का वो बिजनेस करता है, जब वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो भी उसका शोरूम बंद हो जाता है। जिस दिन उसका मैनेजर और कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं तो भी उसका शोरूम बंद हो जाता है। यानी कल की कोई भी सिक्योरिटी उसके पास नहीं है। लेकिन प्यार, सम्मान, पैसे से केवल संतुष्टि नहीं मिलती दोस्तों। ये संतुष्टि के एक छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अगर ये सारी चीजों को एक साथ मिलाया जाए, प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल और सिक्योरिटी, तो कहीं जाकर बनती है संतुष्टि। और ये सारी चीजें दुनिया के किसी भी फील्ड में एक जगह पर नहीं मिलती सिवाय आरसीएम बिजनेस के। जब भी मैं कहीं किसी से पूछता था कि क्या हाल चाल है, कोई किसी का जवाब नहीं देता था। लेकिन आज ये लड़का जो आपके सामने खड़ा है, 244 रुपए से इस बिजनेस से सफर चालू किया था और आज 15.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम इस बिजनेस से मेरे पास पर मंथ की आती है। लेकिन बात पैसों की नहीं है। मैं जानता हूं पैसा तो कोल्हापुर के कितने ही सेठ हैं जो मेरे से ज्यादा कमाते हैं। 6.25 साल पहले इस लड़के को जब एक स्कूटर खरीदना था ना, तो 4 आदमी से 1500 रुपए उधार लेने पड़े थे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सारी बातें? क्या फर्क पड़ सकता है आपके जीवन पर? यस, मैं आज उसी की तरफ इशारा करने के लिए आया हूं। माफ कीजिए, आपके कोल्हापुर में बहुत सारे व्यापारी होंगे जिनके पास जो पैसा मेरे पास आता है उससे कहीं गुना ज्यादा महीने का पैसा वो कमाते होंगे। आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। लेकिन उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन क्या मेरी तरह उसके पास समय है? क्वेश्चन पूछना एक दिन उससे जाकर कि भैया, मुकेश कोठारी 3 महीने के लिए स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा है, क्या आप उसके साथ चलना पसंद करेंगे? वो कहेगा मरने की फुर्सत नहीं है, कौन से घूमने की बात कर रहे हैं आप? क्या अजीबोगरीब इत्तिफाक है। उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन टाइम उसके पास बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे पास पैसों के साथ साथ टाइम भी पैदा हुआ। शुरू के 3 साल मैं मानता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि सतीश पंडित ने उसी कविता की 6ठी लाइन में लिखा था, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर आराम कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। इश्क मतलब जो भी नया काम आप कर रहे हैं, नया काम जो आप करने जा रहे हैं, जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, जिसमें आप नंबर 1 जाना चाहते हैं, जहां पर भी आप नया काम करेंगे वहां पर आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानियों के आप नंबर 1 तक नहीं जा सकते। मुझे पता है कि शुरुआती 3 साल में जब इस बिजनेस हमने और हमारी अपलाइन ने चालू किया, मैं महीने में 25-25 दिन अपने घर से बाहर रहा करता था। सिर्फ एक मिशन, एक जज्बा, एक जुनून मेरे अंदर था। समझने वाले नहीं थे मैं समझाने के लिए, लेकिन फिर भी तैयार था। नहीं समझते थे लोग बाग, लेकिन 3 साल तक लगातार पूरे हिंदुस्तान में दौड़ लगाई और फिर मेरे पास पैदा होना चालू हुआ समय। आज यहां का जो लाला है वो कहीं ज्यादा पैसा मेरे से कमाता होगा, लेकिन उसके पास 24 घंटे ही हैं, 24 आवर्स। लेकिन मेरे पास 24 घंटे थे। मैंने 2 डाउनलाइन बनाई, ए और बी। दोनों ने इस बिजनेस में 1-1 घंटा काम अपने लिए करना चालू कर दिया।
तो वो काम मेरे लिए भी तो हो गया। तो 24 और 2 मेरे पास कितने घंटे हो गए? 26। उसके पास 24 ही थे। यहां के लाला के पास जिंदगी भर 24 ही घंटे रहेंगे, मेरे पास हो गए 26। और तब इस घंटों की गणित को मैंने समझा और काम करना चालू किया। आज हिंदुस्तान में 60 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर मेरी डाउनलाइन में है। 60 लाख, 60 लाख। अब थोड़ा अंदाज लगाना दोस्तों, थोड़ी गणित लगाना। 60 लाख आदमी आरसी बिजनेस में 1 मिनट भी सोचे, करे नहीं, करना में तो आदमी का हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काम की नहीं बात कर रहा हूं। अगर 60 लाख आदमी आरसीएम बिजनेस के बारे में एक दिन में 1 मिनट भी सोचे तो मेरे पास एक दिन के 60 लाख मिनट हैं। क्या यहां के लाला के पास है? पूछना जाकर। नहीं है उसके पास। उसके पास टाइम की कमी है। जैसे जैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाता जाता है, टाइम उसके पास और कम होता जाता है। लेकिन मेरे पास उल्टा है। जो जो आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल जोर आगे बढ़ता जाता है, उसके पास टाइम भी और ज्यादा पैदा होता जाता है, टाइम भी और ज्यादा पैदा होता जाता है। लेकिन माफ कीजिए, टाइम और पैसा तो एक स्मगलर के पास भी हो सकता है, एक तस्कर के पास भी हो सकता है। एक समय में वो बहुत सारा पैसा कमाकर फ्री हो जाए। लेकिन माफ कीजिए, तीसरी जो बड़ी चीज है वो है सिक्योरिटी। उस स्मगलर को बार बार ये चीज सताती है कि कल मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सुनो, उसे ये चिंता सताती है कि कल क्या होगा। इस हिंदुस्तान का एक एक नेता, एक एक प्रधानमंत्री, हर लोग परेशान हैं कि कल क्या होगा। और कल के लिए, कल को सुरक्षित करने के लिए वो ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भी उसकी सिक्योरिटी उसे नसीब नहीं होती। जिस दिन कोल्हापुर में कर्फ्यू लगता है, जिस दिन कोल्हापुर में बाढ़ आती है, भगवान न करे ऐसा होगा नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि आरसीएम सिटी कोल्हापुर बन गई है। लेकिन अगर जिस दिन ऐसा होता है तो माफ कीजिए, यहां पर किसी आदमी का बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन मेरा चलेगा, क्योंकि लोग बाग नमक खाना तो फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वो किसी एक चीज का व्यापार करते हैं तो इसलिए हो सकता है कि उसके एक चीज की जिस दिन आउट ऑफ सप्लाई होगी, एक चीज जिस दिन आउट ऑफ फैशन होगा, तो हो सकता है उसका बिजनेस नहीं चले। लेकिन मेरा चलेगा, क्योंकि मैं किसी एक चीज का व्यापारी हूं ही नहीं। कंपनी नमक बनाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर हम और आप ही हैं। कंपनी नमकीन बनाती है तो भी डिस्ट्रीब्यूटर हम और आप ही हैं। कंपनी कपड़े बनाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर आप और हम हैं। कंपनी इंश्योरेंस लेकर आती है तो डिस्ट्रीब्यूटर आप और हम हैं। क्योंकि एक बिजनेस तो चलता नहीं, एक आइटम के ऊपर तो हम बिजनेस नहीं कर रहे ना। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट 300 प्रोडक्ट हैं, इसलिए सिक्योरिटी ज्यादा है। कल क्या होने वाला है, क्योंकि मैं किसी एक आदमी पर डिपेंड नहीं हूं। हो सकता है इस सिटी का लाला जो है बहुत सारे पैसा कमाता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री उसके पास है, लेकिन जिस दिन सारे मजदूर हड़ताल कर देंगे, क्या उसकी फैक्ट्री चलेगी? लेकिन मेरी फैक्ट्री में तो कोई मजदूर होता ही नहीं दोस्त। यहां पर तो सारे के सारे सेठ होते हैं, और सेठ अपने काम को बंद करना पसंद नहीं करते। हेलो, टाइम हो गया, पैसा हो गया, सिक्योरिटी हो गया, लेकिन टाइम, पैसे और सिक्योरिटी से क्या संतुष्टि मिल जाएगी? ना, नहीं मिल सकती। टाइम, पैसा और सिक्योरिटी के बाद अगर संतुष्टि मिलती तो टाटा बिरला को संतुष्ट हो जाना चाहिए, बिल गेट्स को भी संतुष्ट हो जाना चाहिए ना। नहीं है वो संतुष्ट, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ी भूख होती है, वो होती सम्मान की। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप इस बिजनेस में आएंगे पैसों के लिए? यस और नो? पैसों के लिए इस बिजनेस में आएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा। एक दिन आपके सारे अकाउंट, आपके सारे लॉकर ज्वेलरी से और पैसों से भर जाएंगे। आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे भी अच्छे एजुकेशन लेने लगेंगे, आपके पास एक लग्जरी कार भी आ जाएगी, एक बहुत बड़ा बंगला भी, एक बहुत बड़ा मकान, एक बहुत बड़ा महल भी आप खड़ा कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? क्या सोचा है आपने? फिर यहां पर टाई फिश हो जाता है। तो फिर ये सारी चीज तो आज भी है ना टाटा बिरला के पास, तो फिर वो संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्त, इन सारी चीजों के पास जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो होती है सम्मान की, वो होता है इज्जत की। फिर उन आदमियों को यह महसूस होता है कि नहीं, समाज में मेरा नाम होना चाहिए, नंबर 1 पर जाना चाहूंगा, लोग बाग मेरी इज्जत करना चाहिए, मैं जिस भी मोहल्ले से निकलूं लोग बाग ये इशारा करना चाहिए कि वो सेठ जा रहा है। यस और नो? और इसलिए वो सारे टाटा बिरलाओं ने बहुत पैसा कमाने के बाद भी सब सारी संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने अपना पैसा मंदिर और मस्जिद बनाने में खर्च करना चालू कर दिया। बिरला मंदिर
बिरला जी को थोड़ी बिठाया मंदिर में, वो तो भगवान का मंदिर था ना, वो तो भगवान का मंदिर था, लेकिन मंदिर का नाम रखा बिरला मंदिर। फिर भी उस बिरला जी को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने मंदिर पे नाम पर पैसा खर्च करना चालू किया ताकि उनका सम्मान हो, लेकिन केवल सम्मान, अगर टाइम मनी सिक्योरिटी के साथ सम्मान आए ना तो भी संतुष्टि नहीं मिलती दोस्तों। उसके बाद आदमी को चाहिए प्यार, रिलेशंस। आदमी चाहता है कि मेरे पास जब सब कुछ हो तो लोग मेरे से प्यार करें। मान लीजिए आपको मैं चारों चीजें देता हूं, लेकिन सब लोग अगर आपसे नफरत करने लग जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इंसान को फिर जरूरत होती है इन सारी चीजों के बाद प्यार करें मेरे से लोग बाग। माफ कीजिए, इस कोल्हापुर के लाला के पास ये है क्या? अरे लाला लाखों कमा रहा है इस कोल्हापुर का, फिर भी गालियों पे गालियां खाता जा रहा है। लेकिन क्या है इस बिजनेस में? जो आरसीएम का चेक जब 500 का आता है तो भी लोग वक्त तालियां बजाते हैं, तालियां खींच खींच कर मार रहे हैं 500 के चेक पर। अरे कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि रिएक्ट क्या करें। मेरा क्या रिलेशन है इस कोल्हापुर से और यहां पर मैं आया हूं? मेरे खानदान का कोई भी आदमी इस कोल्हापुर में पहले नहीं आया था, और नहीं मेरे पूरे समाज में कोई भी आदमी यहां पर पैदा हुआ था। फिर क्यों करते हैं आप मेरा सम्मान? क्यों देते हैं बुक्के? जब मैं सुबह आता हूं तो मुझे छुपना पड़ता है कि कहीं नजर नहीं पड़ जाए किसी की। लोग बाग प्यार के लिए उतावले रहते हैं, पता चल जाए तो ट्रेन को रोक दे। क्यों भाई इतना इज्जत? किसी नेता की भी तो नहीं करते इतने दिल से इज्जत। क्या रिलेशन है आपका और मेरा? हमारा यहां का रिलेशन है, क्या मिलेगा वहां पर रिलेशन? इज्जत इतनी कि कभी कभी रिएक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी एज 33 साल की, एक 70 साल का, एक 75 साल का आदमी आता है, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। उस समय आंखों में आंसू भर जाते हैं, रोने की इच्छा नहीं होती। समझ में नहीं आता कि ये आदमी ने जो किया है उसका रिएक्शन में क्या करूं। 75-80 साल का आदमी मेरे पैरों में जाकर गिर जाता है, समझ में नहीं आता कि मेरे दादाजी के बराबर आदमी मेरे पैरों में जाकर गिरा है, क्या करना चाहिए मुझे? क्यों है इतनी इज्जत? क्यों है इतना प्यार? लेकिन दोस्त, इज्जत प्यार भी हो जाए फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि फिर आदमी को चाहिए सर्कल। वो चाहे कि इज्जत तो उसके घर वाले तो करे, उसके परिवार वाले करे, उसके समाज वाले करे, लेकिन जब वो बाहर जाए तो क्या करे? जब उसे कोई काम करना हो तो सर्कल किस तरह से काम करे? ये लड़का जो आपके सामने खड़ा है, मैं भीलवाड़ा में पैदा हुआ, मेरे सारे रिश्तेदार राजस्थान के थे। लेकिन दोस्त, एक ताकत इस बिजनेस में एक नेटवर्क के पास आती है, एक टेक्नोलॉजी के पास आती है। इस कोल्हापुर का कलेक्टर जो नहीं करवा सकता, आरसीएम बिजनेस का टेक्नोलॉजी और एक मिनटों में करवा सकता वो काम, मिनटों के अंदर। मैं अगर राव साहब या भरत सावंत साहब आपसे पूछता हूं कि अगर मैं कोई काम आपको बताऊं तो क्या आप मेरे काम को करने के लिए मना कर सकते हैं? क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहां से जुड़ा हुआ है मामला। हेलो, अब क्योंकि वो काम मेरा पहला प्रेफरेंस से करेंगे, चाहे वो रात की 2 क्यों ना बजी हो, लेकिन वो इसलिए क्योंकि रात को 2 बजे मैं भी उनके लिए तैयार हूं। अब एक आदमी राजस्थान में रहता है, उसका सर्कल कहां है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, वहां पर पैसा काम नहीं आता। आप समझना इस बात को, अगर अभी भी आप समझ पाए तो पूरी जिंदगी आपकी चेंज हो सकती है। आज के 4 साल पहले की, 3 साल पहले की बात है। मेरे एक दोस्त थे मिस्टर अरुण, जो भीलवाड़ा के रहने वाले थे, करोड़पति खानदान से बिलोंग करते थे। एक दिन कार में उनकी माताजी और पिताजी कहीं जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ। इतना तेज एक्सीडेंट हुआ कि बाहर तो स्क्रैच कम आए, लेकिन अंदर की चोटें बहुत आई। और इतनी तेज एक्सीडेंट हुआ कि यहां जो फेफड़ा था, उस फेफड़ों के अंदर पानी भर गया मदर के। भीलवाड़ा में बहुत ज्यादा मेडिकल की फैसिलिटी अच्छी नहीं होने की वजह से डॉक्टर को बताया गया। डॉक्टर ने ऊपर जहां पर भी खरोचे आई वहां पर इलाज किया, लेकिन पूरे शरीर का चेकअप नहीं किया। मदर बार बार बोलती थी कि मेरे सीने में दर्द है। डॉक्टर बार बार कहता कि एक्सीडेंट हुआ है तो दर्द तो होगा ना। 15 दिन तक भी दर्द जारी रहा। जब डॉक्टर को बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने रेफर किया। पड़ोस का एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, नाम सुना आपने?
उदयपुर में रेफर किया। वहां पर मेडिकल थोड़ी इंप्रूव है। तो वहां के डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो इमीडिएट बताया चेकअप के बाद कि आपके फेफड़ों में पानी भर चुका है और इसको भरे हुए 15 दिन हो चुके हैं। अगर ये 4 दिन में ऑपरेशन नहीं होता है तो हम नहीं बचा पाएंगे इनको। दोस्त के फादर पैसे वाले थे, उन्होंने कहा ओके, कितना पैसा फेंकना है, मैं फेंकने के लिए तैयार हूं, आप ऑपरेशन कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं दोस्त, हमारे इंडिया में ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। इंडिया में 2 ही स्पेशलिस्ट हैं जो इस चीज का इलाज कर सकते हैं। दोनों बाहर से रिटर्न आए हैं, एक है चेन्नई में और दूसरा है बॉम्बे में। दोनों डॉक्टरों से फटाफट एड्रेस लिया और दोनों डॉक्टरों से जब फटाफट संपर्क करने की कोशिश की, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, तो पता चला कि वो बहुत बिजी डॉक्टर हैं, कोई भी अर्जेंट पेशेंट को नहीं लेते। आज अगर आप उनसे अपॉइंटमेंट मांगे तो 4 महीने बाद का मिलता है, लेकिन ऑपरेशन करना था 4 दिन में। मेरे दोस्त के फादर इतने पैसे वाले थे कि वो उस एक ऑपरेशन पर 1 करोड़ रुपए भी खर्च कर सकते थे, लेकिन उनका पैसा अब काम नहीं आ रहा था। वो लाचार थे, पैसा उनके पास बहुत सारा था लेकिन अब काम नहीं हो पा रहा था। उस समय मेरा जाना वहां पर हुआ। मेरे पास भी कोई इलाज नहीं था, लेकिन जब मुझे पूरी बात उन्होंने बताई तो मैं भी परेशान हो गया कि क्या करना चाहिए, इसका क्या इलाज है। तो मेरे दिमाग ने अचानक थोड़ा सा काम करना चालू किया। मैं कंपनी में गया, आरसीएम बिजनेस, क्योंकि भिलवाड़ा की कंपनी है, मैं कंपनी में गया। मैंने वहां के क्लर्क को एक आइडिया दिया। मैंने कहा भैया मेरी डाउनलाइन में जितने भी आदमियों के नाम के आगे DR लिखा हुआ है, डॉक्टर लिखा हुआ है, उसकी एक लिस्ट चाहिए मुझे। उन्होंने फटाफट एक प्रोग्राम लिखा, इंटर दबाया और सारे डॉक्टरों की लिस्ट मेरे सामने आ गई। मैंने कहा ये बात में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई राय नहीं दे सकता, हो सकता है कोई डॉक्टर मुझे इस बात की राय दे पाए। पहले ही नंबर पर आया डॉक्टर दवे, हिम्मतनगर, गुजरात। उनका नाम सुनते ही मैं समझ गया उस आदमी को मैं जानता था। मैंने फटाफट डॉक्टर दवे को फोन लगाया। फोन लगाकर जब मैंने पूरी हिस्ट्री बताई, और हिस्ट्री बताने के बाद मैंने चेन्नई के जो डॉक्टर थे, उनका नाम मुझे अब ठीक से याद नहीं है, मैंने उनका नाम बताया। उन्होंने आश्चर्य से कहा अरे वापस बोलना, क्या नाम बताया आपने? मैंने जब वापस नाम बताया तो उन्होंने कहा ऐसा है कि इतना अर्जेंट मामला है तो मैं अहमदाबाद से मुंबई आता हूं, मुंबई से चेन्नई की फ्लाइट पकड़ता हूं और आप सीधे अपनी मदर को लेकर चेन्नई पहुंचिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल सकते हैं? हम 10 बार बात कर चुके हैं, वो डॉक्टर बात करने तक के लिए तैयार नहीं होता। 4 महीने बाद की वो डेट देता है, वो कहता है कि अर्जेंट पेशेंट में लेता ही नहीं। आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? वो कहते हैं भैया तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम लेकर आओ, क्योंकि ही इज माई क्लास फेलो, मुझे मना ही नहीं कर सकता हो। हेलो, यहां पर नहीं हो रहा था पैसों से काम। माफ कीजिए, किसके पास पैसा है जो इसको काम को करवा पाए? एक इंसान को सच्ची संतुष्टि जब मिलती है जब ये सारी चीजें एक साथ एक फील्ड में अवेलेबल हो। माफ कीजिए, इस दुनिया में तो अभी कोई ऐसा फील्ड पैदा नहीं हुआ जो प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सिक्योरिटी और सर्कल सारी चीजें एक साथ ला कर दे। वो सिर्फ मिलती है आरसीएम के टेक्निकल अचीवर को। वो सिर्फ एक व्यक्ति को मिलती है जो आरसीएम के टेक्निकल अचीवर को मिलती है। और इसीलिए जब उसे कहा जाता है कि क्या हाल चाल है आपके, तो कहता झकास, बिंदास, मजा आ रहा है। नहीं बोल पाता एक आम आदमी मजा आ रहा है, लेकिन एक आम आदमी से हटकर एक टेक्निकल अचीवर बनता है जब उसे कहता है कि मजा आ रहा है। मैं आज आपसे क्या बात करूं, किस विषय पर बात करूं, मेरी आज सही मायनों में कहें दोस्तों मेरी कोई तैयारी नहीं है। आप ही बता सकते हैं तो बता दीजिए कि किस विषय में बात कर लें। जिस विषय में कहोगे उसी विषय में चल पड़ेंगे दोस्तों। आपके जो भी विषय जिंदगी के छूटे हुए बता दो आज मुझे, क्योंकि आज मैं बड़ा खुश हूं और जो भी बात करेंगे ना वो यहां से करेंगे। अभी कुछ आदमी कहते हैं यार अब आ गए हो, अब कुछ बता ही दो, हिंट दे दो ताकि हम भी समझ जाएं। आप सब लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा आरसीएम के बारे में बता दो और हमारे सामने जो हमारे साथ जो आदमी आए वो समझ जाए और आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, है ना? यही तो चाहते हैं। हम बात करते हैं इसके बारे में, है ना? लेकिन आप चाहते जो है वो गलत चाहते हैं, वो सही नहीं चाहते। एक आदमी, हंसी मुझे तब आती है जब 6.25 साल से जब लगातार वो इस बिजनेस को चलते हुए देखता है, फिर भी कहता है कि थोड़ा हमें समझा दो। क्या समझाएं आपको?
अरे समझाना उस दिन पड़ता था जब 4 आदमी भी सेमिनार में नहीं आते थे, इस पूरे बिजनेस में 4 डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं थे। अभी हिंदुस्तान में न तो कोई स्टेडियम है और हिंदुस्तान में नई कैसा एडिटोरियम है जहां पर आरसीएम की सेमिनार एक बार में की जा सके। एक डिस्ट्रीब्यूटर से कहानी चालू हुई, 60 लाख डिस्ट्रीब्यूटर तक ये कहानी पहुंच गई, फिर भी आप कहते हैं कि थोड़ा समझा दो, अभी समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझाना उस समय पड़ता था ना जब आरसी बिजनेस का एक पेंट पीस आता था किट के अंदर, उस समय समझाना पड़ता था कि बिजनेस क्या है। आज गुड मॉर्निंग से गुड नाइट 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है आपके पास, फिर भी आप कहते हैं कि थोड़ा हिंट तो दे दो। क्या समझाऊं आपको? अरे समझाना उस समय पड़ता था जब गुजरात में डिस्ट्रीब्यूटर बनाना था तो भिलवाड़ा से किट लेकर आनी पड़ती थी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम का एक ही शोरूम राजस्थान में होता था। अब एक से कहानी चालू हुई, आज हिंदुस्तान में 10,000 हो गए, फिर भी आप कहते थोड़ा तो समझा दो, आ ही गए हैं तो समझा दो। क्या समझाऊं मैं आपको? 80 से ज्यादा डिपो हिंदुस्तान के सारे राज्य, 60 लाख डिस्ट्रीब्यूटर, एक प्रोडक्ट से कहानी चले गई 300 प्रोडक्ट के ऊपर। हिंदुस्तान में 40 से ज्यादा करोड़पति, 850 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर, 3,500 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर, हजारों लाखों आदमी, हजारों रुपए पर मंथ कमाने वाले आदमी, सारी बात जानते हैं, फिर भी कहते हैं थोड़ा तो बहुत समझा दो, आ गए हैं। क्या समझा दूं मैं आपको? अरे जिंदगी भर वो नमक खाते आए ना 9 रुपए किलो का, ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज ISI मार्क का साल्ट, नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर वो 9 रुपए किलो का नमक खाते आए, अब वही नमक आपको 7 रुपए किलो में मिले, ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज ISI मार्क के साथ, और 7 रुपए मिलने के बाद भी उसके बिजनेस वॉल्यूम का 41% वापस मिले, फिर भी आप कहते हैं थोड़ा तो समझा दो ना। क्या समझाऊं मैं आपको? क्या बाकी रह गया समझाने का? जिंदगी भर नहाते आए ना उस 13 रुपए के साबुन से, हीरोइने बोलती आई कि मेरे रूप का राज, मेरे गोरेपन का राज, उसका कुत्ता गोरा हो गया, हम तो नहीं हुए। हम तो उसी इंतजार में अभी बरसों से, जन्मों जन्मों से उस साबुन को लगाते आ रहे हैं, हम तो नहीं हुए ना गोरे। जिंदगी भर लौटते हुए आ गए वो आदमी आपको। अब वही साबुन 70% टिफम में 100 ग्राम में, पहले आप 13 रुपए का जिंदगी भर खरीदते आए, अब वही साबुन आपको 8.5 रुपए में मिले, और उसके बाद उसके बिजनेस वॉल्यूम का भी 41% वापस मिले, और आप कहते थोड़ा सा समझा दो। अब आए गए तो थोड़ा तो हिंट दे दो। अरे दोस्त, ये तो वही बात हो गई ना, सतीश पंडित अपनी टेप में नहीं बोलते थे, एक आदमी के पास ऐसा एक थैला था, उसने सामने वाले से कहा, भाई साहब मेरे पास जो ये थैला है, क्या आप ये बता सकते हैं कि इस थैले में क्या है? और अगर आप ये बता दें कि इस थैले में क्या है तो इस थैले में जितने भी केले हैं तुम्हें इनाम। कुछ लोगों को कल तक समझ में आ जाएगी। क्या आप बता सकते हैं दोस्त, मेरे पास जो ये थैला है इस थैले में क्या है? और अगर आप ये बता दें कि इस थैले में क्या है तो इस थैले में जितने भी केले हैं तुम्हें इनाम, और अगर तुम ये बता दो कि केले कितने हैं तो 12 के 12 इनाम। दोस्तों, प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, प्रॉब्लम इस जगह पर नहीं है, प्रॉब्लम इस जगह पर है कि कुछ लोग ये सारी बात सुनने के बाद भी ऐसे दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाकर कहते हैं भैया थोड़ा बहुत समझ में आ रहा लेकिन हिंट दे दो। इसे कहते हैं गई भैंस पानी में। क्या हिंट दे दे आपको? सारी बात बताने के बाद भी कहते हैं आप हिंट दे दो। मेरी बात को अच्छी तरह समझ जाना दोस्तों। अगस्त 2000 में मैंने इस बिजनेस को चालू किया। 2001 में झालावाड़ राजस्थान के एक सेमिनार में मेरी एक टेप रिकॉर्ड की गई। उस टेप का नाम था मेहनत रंग लाई। अभी वो टेप मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस समय मैं ढंग से बोलना भी नहीं आता था, लेकिन जो शुरुआती डिस्ट्रीब्यूटर हैं सब लोगों ने उस टेप को सुना होगा। और वो 2000 की टेप अभी भी अवेलेबल है कंपनी के रिकॉर्ड में और मेरे पास भी उसकी कॉपी है। उस टेप में 2001 में जब कंपनी का एक प्रोडक्ट था शूटिंग, उस समय बोला था कि भैया समझ जाओ, हिंट देता हूं तुम्हें, ये बिजनेस कपड़े का नहीं है, गलतफहमी में मत रहना कि कपड़े का बिजनेस है।
ये बिजनेस जीवन है, जीवन बनाने का बिजनेस है। कल तुम अगर लगे रहोगे, कंपनी प्रोडक्ट लेती आएगी, जब आगे से आगे ये प्रोडक्ट बढ़ेंगे, तुम्हारी डाउनलाइन जब आसाम में भी जाएगी और आसाम में भी डाउनलाइन जब सुबह उठकर भगवान के सामने जाएगी और अगरबत्ती निकालकर बोलेगी ओम जय जगदीश हरे, तो आपके घर में आएंगे हरे 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 हरे। लेकिन 2001 में उन साथियों ने इस बात को नहीं सुना, लेकिन जिन जिन ने भी सुना वो सारे के सारे आज रूबी और स्टार रूबी हैं। जिन लोगों ने सुना वो सारे के सारे रूबी और स्टार रूबी हैं, क्योंकि अभी ये बिजनेस चालू नहीं हुआ है। मैंने तरंग लाई, सफलता के 5 सूत्र, आरसीएमई क्यों, टेक्निकल अवाहात में, हर टेप में एक ही बात का मैंने बार बार उल्लेख किया था। आपने अगर सुनी हो तो मैंने उसके अंदर बार बार कहा था कि गलतफहमी में मत रहना कि ये बिजनेस चालू हो गया है। अभी ये बिजनेस चालू नहीं हुआ है, अभी तो 2007 दिसंबर में चालू होने का इसका सही वक्त आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी क्या हो रहा है। गलतफहमी में मत रहना कि अभी ये बिजनेस हो रहा है। अभी बिजनेस नहीं हो रहा है दोस्तों, अभी तो आर्थिक आजादी की सेना तैयार की जा रही है और अभी सिर्फ सैनिकों की भर्ती चालू है, जनरल आदमी की भर्ती अभी इस बिजनेस ने चालू नहीं की है। अभी तो ये कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट की कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये भी कंपनी सिर्फ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की है। और एक आप बहुत आश्चर्यजनक आंकड़ा आपको बताऊं क्या? पूरी दुनिया के टर्नओवर की बात की जाए तो एफएमसीजी का टर्नओवर मात्र 10% का होता है, यानी 90% वाले क्षेत्र में तो अभी आरसीएम बिजनेस ने कदम भी नहीं रखा है। एफएमसीजी जो खाना पीना कपड़ा जो आप कह रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया के टर्नओवर का मात्र 10% है, यानी 90% टर्नओवर जो वाली चीजें हैं जिसके अंदर अभी इस कंपनी ने कदम भी नहीं रखा, जिसे कहते हैं सर्विसेज सेक्टर, जिसे कहते हैं सर्विसेज सेक्टर। बिजनेस की शुरुआत होने दो। अभी तो ये 6 साल का बच्चा है, अभी तो बच्चे का बचपना आपने देखा है, जवानी तो आने दो। अभी तो बचपना आपने देखा है, जवानी तो आने दो इस बिजनेस की। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जिसने भी आरसीएम का नाम सुन लिया है, सिर्फ एक बार सुन लिया है, आरसीएम का हर व्यक्ति जिसने भी नाम सुन लिया है उसे आरसीएम बिजनेस में आना मजबूरी है। मजबूरी का नाम लिया है मैंने, इच्छा का नाम नहीं लिया, मजबूरी है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस अब बिजनेस नहीं रहा है, जीवन हो गया है और जीवन में आने से मना नहीं कर सकता कोई भी आदमी। ये कह सकता है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में आपको वही काम करने पड़ते हैं जो आप पहले ही करते हैं। अरे एक सिंगल काम ऐसा बताओ जो आरसीएम बिजनेस में आने से पहले आप नहीं करते थे, जो आरसीएम बिजनेस में करना पड़ता है। एक सिंगल मात्र तो काम बताओ। मेरी लाइन को समझ जाना, अगर मेरा बस चले ना दोस्तों, तो ये आरसीएम बिजनेस को मैं हटा दूं, बिजनेस वर्ड ही हटा दूं। ये तो बिजनेस इसलिए लिखा गया है क्योंकि भारत में आदमी पैसों के अलावा समझता नहीं, पैसों की भाषा ही समझता है। इसलिए इस देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए भी बिजनेस शब्द का ही उल्लेख किया गया है। अगर मेरा बस चले तो यहां पर आरसीएम बिजनेस नहीं, मैं आरसीएम जीवन कर दूं। ये आरसीएम जिंदगी है, ये आरसीएम बिजनेस जीवन है। मेरे एक शब्द को फिर समझ जाना, मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं। शायद ये हिंट आप ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं मुझे पता नहीं। हर उस आदमी को आरसीएम बिजनेस में आना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है जिसने भी आरसीएम का नाम सुन लिया है। कुछ लोग जो थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं इस बिजनेस के प्लान को देखते ही समझ जाते हैं। कुछ लोग लोगों को चलते हुए देखकर समझ जाते हैं। कुछ लोग पड़ोसी के घर में जब कार आती है तो समझ जाते हैं। कुछ लोग पड़ोसी को जब 3 साल करते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग समझा दिए जाते हैं। कुछ लोग मर्जी से समझ जाते हैं, कुछ लोग मजबूरी से समझ जाते हैं। हर आदमी को जिसने भी इस बिजनेस का नाम सुन लिया है उसे आना पड़ता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस नहीं जीवन है। जीवन में आने से कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन क्यों होता है समय 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्यों एक आदमी को यह बात समझ में आती है?
नाउ सेमिनार इज स्टार्ट। अब चालू हो रही है सेमिनार की बात। निकाल लीजिए अगर आपके पास पेन है, निकाल लीजिए आपके पास अगर डायरी है। समझ जाना, अगर ये 3 बातें समझ में आ गई, पूरी सेमिनार, पूरा बिजनेस और पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। पूरी लाइफ, ना सिर्फ इस बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे आप नेता हैं तो नेता में नंबर 1, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नंबर 1, सर्विस करते हैं तो सर्विस में नंबर 1, आरसीएम करेंगे तो आरसीएम बिजनेस में नंबर 1, आप गृहिणी हैं तो गृहिणी में नंबर 1, और अगर आप अच्छे पति हैं तो पति में नंबर 1, पत्नी है तो पत्नी में नंबर 1, जिसमें भी जाएंगे उसमें नंबर 1। क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं सफलता के 3 दुश्मन। नंबर 1, पहला ईगो, घमंड, ईगो, घमंड। नंबर 2, शर्म, शेम। नंबर 3, शंका, डाउट। ईगो, शर्म, शंका। ईगो, मुझे पता है इस हॉल में आज बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो पहली बार आए होंगे, और इस हॉल में इतनी तालियां बजने के बाद भी वो ताली नहीं बजा रहे हैं। पता है क्यों? सफलता का पहला दुश्मन उनकी जिंदगी में आ गया है, जो 95% आदमियों की जिंदगी में आ जाता है, एकदम सही समय पर एंट्री लेता है, जिसे कहते हैं ईगो। पता वो क्यों नहीं बजा रहा है? जानते हैं कि उसे अच्छा लग रहा है, उसे मजा आ रहा है, फिर भी वो ताली इसलिए नहीं बजा रहा है क्योंकि उसे जबरदस्ती पहली बार किडनैप करके लाया गया है। वो आना नहीं चाहता था, वो आने से पहले ही घर पर बार बार बोल रहा था, मुझे मत ले जा, मैं समझूंगा ही नहीं, मुझे समझना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, मुझे मत ले जा भैया, मैं नहीं समझूंगा। अब क्योंकि उसे समझ में भी आ रहा है, फिर भी वो ताली नहीं बजा रहा है, क्योंकि पड़ोसी नहीं देख ले कहीं मैं समझ गया, है ना। अब उसके अंदर ईगो आ गया कि कहीं अब मैं समझ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, समझ गया। क्योंकि घर पे तो कह रहा था नहीं समझूंगा, और अभी समझ जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और इसे कहते हैं ईगो। ये होते हैं अदृश्य, और जब ईगो आदमी के जीवन में आता है तो आपके सामने से अपॉर्चुनिटी निकलती है, वो डांस करते हुए निकलती है, और आप देखते ही रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। ईगो एक ऐसी चीज है जिससे नजर तो नहीं आती, लेकिन जीवन में उसका एक बहुत बड़ा असर आ जाता है। बहुत सारे आदमी को जब ये बिजनेस प्लान आप बताने की शुरुआत करते हैं, बहुत सारे आदमी शुरुआत से पहले ही आपको रोक देते हैं। आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं। जो ही आप बैग निकालते हो, कहते हो नहीं करना, नहीं आता, ऐसा बहुत सारे आते जाते, सुनेंगे नहीं आपकी बात। एक दिन एक आदमी मुझे भी मिल गया। जब ईगो आता है तो आदमी दूसरे वाले आदमी को नीचा गिराने की कोशिश करता है। जब ईगो आता है तो वो जिंदगी में सारे जो भावनाएं, उसके प्लस पॉइंट, उसके माइनस पॉइंट, सबको डब्बे में डाल देता है और सामने वाले आदमी को गिराने की कोशिश करता है कि कैसे भी ये आदमी मेरे से आज जीतना नहीं चाहिए। एक आदमी को जब मैंने प्लान बताना चालू किया तो उसने 15 मिनट तक तो मेरी बात ही सुनना चालू नहीं किया। उसने बक 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 बक, मैं एक शब्द बोलूं वो 10 बोले। मैंने कहा भैया तू खाली हो जा पहले। जब वो खाली हुआ तो मैंने कहा मेरी बात भी 2 मिनट सुन ले, तेरी 10 मिनट सुनी। तो मैंने जब ऐसा कहा तो उसने कहा ठीक है सुनाओ। जब मैंने सुनाना चालू किया और मैंने बार बार उनसे क्वेश्चन पूछे तो उस हर क्वेश्चन का आंसर यस 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 वो करता गया, और कुछ समय बाद उसे ये बिजनेस प्लान समझ में आ गया। मैं जानता हूं कि उसे ये बिजनेस प्लान समझ में आ गया, लेकिन आ गया ईगो, क्योंकि पहले उसने मना कर दिया। अब क्योंकि पहले उसने मना कर दिया तो अब उसके समझना ईगो सामने आया। अब वो मुझे गिराने के लिए, अब मुझे वो नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने कहा भैया ठीक है, मान लिया कि आपकी कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, इनकम आती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके साबुन पर आईएसआई मार्क क्यों नहीं है? मैंने कहा भैया माफी दे दो, गलती हो गई, लगवा देंगे। और क्या बोलता मैंने कहा भैया माफी दे दो, गलती हो गई, लगवा देंगे, कल कंपनी से बोल देंगे, कल छाप लगा देगी। लेकिन आप मुझे बताओ ना कि आप कौन से आईएसआई मार्क के साबुन से नहाते हो? वो कहता लक्स। मैंने कहा लक्स पे तो नहीं आता। वो कहता हमाम। मैंने कहा हमाम पे भी नहीं आता। वो कहता किसी पे तो आता होगा। मैंने कहा चुप, जब तू नहाता नहीं है तो तुझे क्या फर्क पड़ता है?
जब ईगो आता है तो आदमी कुछ भी पूछता है, हर कुछ वो प्रेस्टीज इश्यू बना लेता है और वो नीचे गिराने के लिए आदमी को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक आदमी ने मुझे कहा, भाई साहब आपकी कंपनी क्या रजिस्टर्ड कंपनी है? मैंने कहा भैया किसमें करवाएं? भाई किसमें रजिस्टर्ड करवाएं तू ही बता दे। वो कहता किसी में तो होती होगी। मैंने कहा चुप, जब तुझे पता नहीं किसमें होनी चाहिए, जब तुझे पूछने का अधिकार क्या है? यूं ही ईगो आता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ये मुझे समझाएगा क्या? ये मुझे समझा सकता है? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर्ड हूं, ये छठी क्लास आदमी क्या मुझे समझा सकता है? परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि मैं सीख चुका हूं, जान चुका हूं, मैं परफेक्ट हो चुका हूं, तो समझ लो आपको लकवा लग चुका है। अब आप आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप समझने की शुरुआत में ही रुक गए हैं। क्यों होता है इस हिंदुस्तान में? एक आईआईटी पास इंजीनियर जब वो हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे टफेस्ट कंपटीशन को देता है और आईआईटी इंजीनियर बनता है, नाम सुना है आपने? एक आईआईटी इंजीनियर में औसतन धीरूभाई अंबानी से भी 10 गुना ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन वो सारे के सारे आईआईटी इंजीनियर धीरूभाई अंबानी के यहीं पर सर्विस करते हैं। क्योंकि एक विषय में ज्यादा जानकारी के बाद उनके अंदर पहला सफलता का चंपालाल आ जाता है, जिसे कहते हैं ईगो। वो बार बार ये कहता है कि अच्छा ये मुझे समझाएगा। वो लोगों की बात ही नहीं सुनता और धीरूभाई अंबानी फिर भी 10वीं पास होते हुए 65,000 करोड़ पर क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि वो रोज कहता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ ना, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ, 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 मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ, कुछ नहीं आता, मुझे बताओ, मुझे 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 कुछ नहीं आता, मुझे बताओ। सीखता जाता है, 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 सीखता जाता है। नंबर 1 इन द इंडिया 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आप, अच्छा ये मुझे समझाएगा, मुझे तो पहले ही पता है, मैं तो पहले ही जानता हूं, MBA मुझे बहुत आता है, मुझे पहले ही पता है, मुझे पहले ही जानकारी है, और इसलिए हमारी जानकारी एक दायरे में सिमट जाती है और हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, एक जगह जाकर टिक जाते हैं। और तभी वो 10वीं पास धीरूभाई अंबानी अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये जो आदमी इंटेलिजेंट है, अगर ये मेरे साथ काम करेगा तो एक झटके में मेरे से 10 गुना आगे निकल जाएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा 10 गुना दिमाग इसके पास है। और इस कमजोरी को जब समझता है, ईगो को, तो जो ही वो कुछ करने की सोचता है उसे 4 लाख रुपए का इंक्रीमेंट देता है। वो आदमी डर जाता है, दूसरी जगह चालू करूंगा तो 0 से काम करना पड़ेगा और यहां पर तो सीधे 25 लाख मिलते हैं। और जिंदगी भर वो धीरूभाई अंबानी के यहां पर ही सर्विस करता जाता है, उसी कंपनी में डायरेक्टर और प्रेसिडेंट बनता जाता है, लेकिन वो धीरूभाई अंबानी कभी नहीं बन पाता, क्योंकि वो बार बार कहता है कि मुझे समझाएगा, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता। अगर आप समझना चाहें ना दोस्तों, मेरे शब्दों को समझना, अगर आप समझना चाहें तो नाली में पड़ा हुआ शराबी, 4 साल का बच्चा और दुनिया का सबसे बड़ा पागल भी आपको समझा सकता है। और अगर आप समझना नहीं चाहें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आकर आपको कुछ नहीं समझा सकता। आज मुझे वो समय याद है, आज के 4 साल पहले की बात है, मेरी उस समय 3 साल की गुड़िया ने मुझे टूथब्रश करना सिखाया। कितनी अजीब गरीब बात है। तो क्या मुझे 32 साल से टूथब्रश करना नहीं आता था? मैं गर्व से बोलता हूं कि मुझे नहीं आता था। एक दिन संडे की बात थी, महीने का अंतिम संडे, मेरी कोई सेमिनार नहीं थी, मैं घर के बाहर निकलकर गार्डन में ब्रश कर रहा था और मेरी गुड़िया पूंछ की तरह मेरे पीछे पीछे पकड़कर घूम रही थी, मुझे पता भी नहीं। अचानक 3-4 मिनट बाद मेरी जब निगाहें गई तो मैंने पूछा क्या है? तूने कहा डैडी छी, इतने बड़े हो गए अभी तक ब्रश करना नहीं आता। शुक्र है भगवान का, अल्लाह का, परवरदिगार का कि मैं उस समय आरसीएम बिजनेस में था, मेरे अंदर ईगो गायब हो चुका था। तो मैंने पूछा कि नहीं, क्या गलती है? अगर मैं आरसीएम नहीं करता
तो उस बच्चे के एक चपाटा मारता और कहता, अच्छा तू समझाएगी मुझे। मैंने उससे कहा क्या गलती है? तूने कहा डैडी इतने बड़े हो गए अभी तक समझ में नहीं आती। हमारी मैम ने बताया है कि आपके दांतों की, आपकी टीथ की जो लाइन है वो तो स्ट्रेट है और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं। हमारी मैम ने बताया कि ऐसे बोलो, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। मुकेश कोठारी ने एक ही चाटा अपनी गर्दन पर लगाया कि बेवकूफ हो गया, 32 साल से ब्रश करना नहीं आता, 4 साल के बच्चे ने तुझे सिखा दिया। गलतफहमी में मत रहना दोस्तों। सीखना चाहें तो 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा नाली में पड़ा हुआ शराबी और दुनिया का सबसे बड़ा पागल भी समझा सकता है। और नहीं समझना चाहे ना दोस्त, और ठान ले कि मैं समझूंगा ही नहीं, तो कोई नहीं समझा सकता, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेसर भी आकर आपको कुछ समझाए, नहीं समझ में आएगा। ईगो, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आज ईगो को यहां पर रख के जाना। मैं ये नहीं कहता कि आज से बिजनेस करना, मैं ये नहीं कहता कि इस बिजनेस का काम करना। अगर आप टीचर हैं तो टीचर में ईगो को त्याग देना, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में ईगो को त्याग देना, आप पति हैं तो पति का ईगो त्याग देना, अगर आप पत्नी हैं तो ईगो को त्याग देना, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ईगो को त्याग देना, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में है ईगो को त्याग देना। क्योंकि जब ईगो आता है तो अदृश्य आता है, आपके सामने डांस करता हुआ निकलता है और आपके सामने अपॉर्चुनिटी चले जाती है साइड में, और फिर आपकी जिंदगी में आता है काश ये जमीन 5 रुपए गज में मिल रही थी, ले लेता तो करोड़पति होता, किसी ने रोका, ले लेते, जिसने ली वो तो करोड़पति हो गया है। नंबर 2, शर्म, अपने काम में शर्म। और कहते हैं ना दोस्त, जब किसी इंसान को अपने ही काम में शर्म आना चालू हो जाती है ना, तो समझ लो ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा नंबर का दुश्मन है। जो भी आदमी अपने काम से शर्म करते हैं वो कहीं पर नहीं जाते, क्योंकि कामयाबी का पहला ही मंत्र है, वो है जब तक दुनिया ये नहीं कह दे कि बंदा ये बिंदास है, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं। जब लोग बाग ये कहने लग जाए कि बंदा ये बिंदास है, अपने काम से जो शर्म नहीं आती, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। 95% आदमियों को काम करने से पहले शर्म आती है। मैं डॉक्टर हूं, लोग क्या कहेंगे, 8 रुपए का साबुन बेच रहा है। मैं तो बिजनेसमैन हूं, क्या ये मैं 1500 रुपए का छोटा सा बिजनेस करूंगा? मैं ये हूं, मैं वो हूं, और अपने काम से शर्म आती है। और उसका छोटा भाई काम करते करते मर्सिडीज कार लेकर आता है, फिर बात समझ में आती है। आई ना कुछ लोगों को 2 साल बाद, 5 साल बाद भी आती है कुछ लोगों को। मेरे दोस्तों को भी 5-6 साल बाद समझ में आई। वो कहते मैं दुश्मन हूं, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शर्म, काम से शर्म। और दोस्तों, जब किसी इंसान को अपने ही काम से शर्म आती है ना, फिर वो कहीं नहीं जा सकता। कहते हैं, किसी विद्वान ने भी कहा है, अगर आप चाहते हैं 5 मिनट की खुशी प्राप्त करना तो एक झपकी ले लो। अगर आप चाहते हैं कि 3 घंटे की खुशी लेना तो एक फिल्म देखने चले जाओ। अगर आप चाहते हैं 1 दिन की खुशी प्राप्त करना तो पिकनिक पर चले जाओ। अगर आप चाहते हैं 7 दिन की खुशी प्राप्त करना तो हनीमून पर चले जाओ। अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने की खुशी लेना तो शादी कर लो। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल की खुशी, 2 साल की खुशी मिले तो खूब सारा पैसा कमा लो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर खुशी चाहिए तो अपने काम से प्यार कर लो। अपने काम से अगर आपको प्यार हो गया तो किसी खुशी की तलाश में आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप अपने काम से प्यार कर लेते हैं तो कभी आपको किसी खुशी की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। दोस्त, जो भी शर्म को त्यागा है वो सब नंबर 1 पर गए हैं, लेकिन 98% आदमी नहीं त्याग पाते अपनी शर्म को। धीरूभाई अंबानी को अपने जीवन की शुरुआत पेट्रोल पंप पर सर्विस करते हुए शर्म नहीं आई। कर डाली उसने पेट्रोल पंप पर सर्विस, भर डाला पेट्रोल और बना दी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। अमिताभ बच्चन को लावारिस फिल्म की शूटिंग में अचानक डायरेक्टर ने बोला
कि भैया लड़की के कपड़े पहन के डांस करना पड़ेगा इस डांस में। बंदा वो बिंदास था, फटाफट लड़की के कपड़े पहने और गा दिया मेरे अंगने में सुपर डुपर हिट। वो अपने काम से प्यार करता था, अपने काम से प्यार करने की वजह से वो क्षेत्र में वो नंबर 1 पर गया। तभी राव साहब बार बार बोलते हैं, अरे दोस्त, इस देश में कामयाब व्यक्ति टाटा आज भी नमक का व्यापार करते हुए शर्म नहीं करता, बाटा आज भी जूतों का व्यापार करते हुए शर्म नहीं करता, अंबानी अभी आम और सब्जियों का व्यापार करते हुए भी शर्म नहीं कर रहा है। तो आप किस खेत की मूली हैं दोस्त, जो आपको शर्म आ रही है? तीसरा है शंका, डाउट। हर काम की शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ डाउट कर लेना, शंका कर लेना। अरे दोस्त, क्यों नहीं समझ में आता है ये बिजनेस? 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े, जिंदगी भर कपड़े खरीदते आए हैं लाला की दुकान से। कभी लाला के ऊपर शंका की है आपने? नहीं की है लाला के ऊपर शंका। जिंदगी भर लाला के कपड़े पहन पर कर लाला के बच्चों को विदेश में भिजवा दिया, लाला के घर पर मर्सिडीज कार आ गई, लाला ने बड़ा बंगला ले लिया, लाला की पत्नी पूरा ज्वेलरी बॉक्स का सारा ज्वेलरी पहन लेती है। क्यों हुआ इन सालों में? क्योंकि कभी हमने लाला पे शंका नहीं की। लेकिन इस बिजनेस में 1500 रुपए कपड़े मिलने के बाद करोड़पति बनने का लाइसेंस मिलता है और उसके ऊपर 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है और सारे प्रोडक्ट की डीलरशिप मिलती है। फिर भी ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बात ईजी होती है तो शंका हो जाती है। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर राजस्थान का राजस्थानी बनकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी बनकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जाति धर्म का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरसीएम की वजह से यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं एक सच्चा आदमी बनकर बात कर रहा हूं। मेरी बात को समझना। राजस्थान के व्यापारी को पूरे हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है पता है आपको? मारवाड़ी। और मारवाड़ी का ब्रांड इमेज बताऊं मैं आपको? कंजूस मक्की चूस। आज भी हर फिल्म में उसी मारवाड़ी को बताया जाता है जिसने टोपी पहनी है, वो राजस्थानी भाषा में बात करता है, उसके रोल को केस में बताया जाता है कंजूस मक्की चूस। अभी तो आप हंस लिए, आगे सुनो। उसे कहा जाता है कंजूस मक्की चूस। जिस आदमी को कहा जाता है कंजूस मक्की चूस, आज पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें ना तो 50% से ज्यादा अर्थव्यवस्था सिर्फ मारवाड़ियों के हाथ में है। बिरला, बांगड़, बजाज, जेके, सिंगानिया, मित्तल, जिस भी ग्रुप का नाम आप ले लेंगे वो राजस्थानी होगा। क्यों? जिस आदमी को कहा जाता है कंजूस मक्की चूस, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक राज्य के लोगों के पास, क्योंकि उनके पास एक जन्मजात गुण था जो लगभग 95% हिंदुस्तानियों में नहीं पाया जाता, अभी तो राजस्थानियों में भी नहीं पाया जाता। वो बिजनेसमैन उस समय जब भी किसी आदमी के साथ व्यापार करते थे, जब भी किसी आदमी के साथ बिजनेस करते थे, तो बिजनेस करने से पहले अपने ही दिमाग से एक क्वेश्चन पूछते थे, बता दिमाग, मैं जो इस आदमी के साथ बिजनेस करने जा रहा हूं इससे मेरा क्या फायदा होगा? वो सिर्फ एक लाइन पूछते थे कि मेरा फायदा क्या होगा। लेकिन दुनिया ये पूछती है कि मेरा फायदा छोड़ो, इसका क्या फायदा होगा? इसलिए बात समझ में नहीं आती। 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े, 300 प्रोडक्ट की डीलरशिप, LIC, आप इंश्योरेंस, सारी चीजें मिलने के बाद, 7 रुपए किलो का नमक मिलने के बाद, 8 रुपए का साबुन मिलने के बाद भी लोग भाई इसे क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इतनी इजी है ना, इसलिए शंका हो जाती है। 1500 रुपए में इतनी सारी चीजें दे रहा है, जरूर कोई ना कोई बात होगी, इसलिए बात समझ में नहीं आती। और इसीलिए वो हर चीज में नेगेटिव चीज ढूंढना चालू करता है। हिंदुस्तान में हर पॉजिटिव काम पर शंका होती ही है, फाइनल है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से हुई है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पूर्वज गलत थे, हो सकता है उनकी जानकारी थोड़ी सी गलत हो। तभी तो हिंदुस्तान में जब एक बच्चा पैदा होता है ना,
पैदा होते ही उसे सिखाया जाता है, बेटा बोलो नाना नानी, नाना नाना, नानी 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 नानी, नाना 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 नाना, नानी 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 नानी। और नाना इतना करवाया जाता है उससे कि बड़ा होकर वो हर चीज में पहले बोल देता है ना। आपके घर पर कोई मेहमान आता है, आप पूछते हैं चाय पियोगे? ना, अभी पी के आया हूं। अच्छा, कोई ऐसा मेहमान आया आपके घर पे, जो ही आपने कहा पियोगे चाय? हाँ हाँ लाओ अभी पीता हूं। कोई आया क्या ऐसा? क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया है, बेटा सबसे पहले क्या बोलो? कोई की काम की शुरुआत के बीच में पहले क्या बोलो? ना। चाय पियोगे? ना। पी लो ना, ठीक है। खाना खाओगे? ना, अभी खा के आया हूं। शकल से लग रहा 3 दिन से भूखा है, फिर भी यही बोलेगा अभी खा के आया हूं। फिर ज्यादा बोलो खा लो ना, ठीक है। खाना चालू करेगा और खाएगा तो आपसे 3 गुना खा जाएगा, लेकिन पहले क्या बोलेगा? क्योंकि उसे कहा गया बेटा हर काम के बीच में बोलो ना। और तभी 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े, 300 प्रोडक्ट की डीलरशिप, आने वाले समय में सारे प्रोडक्ट की डीलरशिप की गारंटी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री में, और आपको अकाउंट में मिलता है फ्री में, 0 बैलेंस में अकाउंट, और सारी जानकारी सारे प्रोडक्ट मिलने के बाद भी कोई आदमी आपको बताता आरसीएम करोगे? ना, सब लूट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, ये हो गए हैं, नहीं कर सकता। ज्यादा बोलोगे तो कर लेगा, क्योंकि हर ना अंतिम ना नहीं होती। अरे छोटे से बच्चे से पूछ लो, इतना छोटा सा बच्चा भी समझ जाता, हम इतने बड़े हैं फिर भी नहीं समझते। बेटा बताओ, एक है हां, एक है ना, क्या है? हाँ और ना। और ना। और ना अगर मर गया तो क्या बचेगा? हाँ। यही तो बताने आया हूं भैया। थैंक यू, बैठो। देखिए, इतना छोटा सा बच्चे ने बता दिया कि ना के बाद क्या बचा, लेकिन आप एक बार सुनते हैं परेशान होता, कोई बनता ही नहीं। अरे बेचारा बचपन से उसे सिखाया गया, पहली बार में क्या बोलो? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो बोलेगा ना, आपने भी तो पहली बार में ना बोला था। आप इंतजार करें उसके हां का, आप बात करें उससे आगे, क्योंकि बात इतनी पॉजिटिव है ना भैया, इसलिए तो शंका होती है कि 1500 रुपए में जीवन, 1500 रुपए में जीवन बना देता है, विश्वास नहीं होता, इसलिए शंका होती है। अगर अभी भी मेरी बात को नहीं समझ में आ रहे हैं ना, तो कितने आदमी शादीशुदा है, हाथ खड़ा कर दो। क्यों, दूसरी शादी करने का मूड है क्या? हाथ खड़ा करो ना, अगर हो गई तो खड़ा कीजिए। वेरी गुड, हाथ नीचे रखिए। आप सब लोग शादीशुदा है, और जो लोग आज अपनी पत्नी को यहां पर नहीं लेकर आए हैं, जो आदमी अपनी पत्नी को आज यहां पर नहीं लेकर आए हैं, यहां से घर पे जाना, घर पे जाते ही अपनी पत्नी को सामने बिठाना और मुस्कुराकर बोलना आई लव यू। आपके ऊपर ही शंका हो जाएगी। आपकी पत्नी ये पता लगाएगी कि आज इनका पता लगाओ कि कहां गए थे। ऐसा पॉजिटिव शब्द कैसे बोलते हैं? क्योंकि शब्द पॉजिटिव है, इसलिए शंका जायज है। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आदमी को शंका तब होती है जब उसे ज्यादा मिलता है। मुझे पता, आज के 3 साल पहले मैं स्लीपर क्लास में सफर करता था, और मैं स्लीपर क्लास में सफर इसलिए करता था क्योंकि मेरी और ग्रोइंग स्टेज थी, और मुझे पता था कि मेरे जैसे आदमी स्लीपर क्लास में ही मिल सकते हैं ट्रेन के अंदर। तो मैं 3 साल पहले की बात है, स्लीपर क्लास में विंडो के नजदीक बैठा हुआ था, एक भिखारी किसी स्टेशन पर आया। देखिए, हिंदुस्तान का भिखारी ऊपर नहीं चढ़ता, नीचे की तरफ गिरता जाता है। मुझे क्या बोलता है पता है? आते ही, सर प्लीज, सर प्लीज 1 रुपया देंगे? मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। उसने कहा 8 आने तो दे दे। अब वो औकात में भी गिरता जा रहा है, पैसे में भी गिरता जा रहा है। जब मैं उसकी तरफ देख के और मुस्कुराया तो उसने कहा 54 की भी औकात नहीं क्या तेरी? मैंने कहा यार अजीब मामला है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा, कोई हद ही नहीं। मैंने अचानक जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, मैंने कहा ले, वो भाग गया। उसने कहा इसका क्या फायदा है? अरे तेरे को 500 से मतलब है कि मेरे फायदे से मतलब है?
और 90% आदमियों को यह बात इसलिए नहीं समझ में आती कि इसका क्या फायदा है, और इसलिए बिजनेस समझ में नहीं आता। और यह सफलता के जब 3 दुश्मन किसी की जिंदगी में आते हैं, और सफलता के ये 3 दुश्मन जब किसी की जिंदगी में आते हैं, जो होता है ईगो, शर्म और शंका, तो एक अच्छी खासी जिंदगी भगवान से दी हुई 84 लाख योनियों के बाद छटनी होकर जब आपको मानव जीवन मिला, उसके बाद भी एक इंसान कहता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। अरे मानव जीवन मिलने के बाद भी कोई आदमी कहता है दुखी हूं, तो भैया क्या होता जब आपको भगवान 84 लाख योनियों के बाद आपको इंसान नहीं बनाता, मच्छर बना देता, आप क्या कर लेते? आपके हाथ में क्या था? कोई भी आदमी पकड़कर मसल कर फेंक सकता था, उसने इंसान के रूप में आपको पैदा किया। अरे वो भगवान चाहता था ना तो आपके 4 टांगे भी लगा सकता था, लेकिन उसने 2 ही टांगे लगाई, ऊपर दिमाग लगाया। और इतनी सारी बात मिलने के बाद भी आप कहते हैं मैं बदनसीब हूं। बदनसीब नहीं है दोस्त, अगर ये सारी बातें भी अगर आपको समझ में नहीं आती तो यहां पर आपकी किस्मत का लेना देना नहीं है, आपका दिमाग खराब है बस।